13 का हम क्या कर रहे थे, पुनरावर्तन। तो चैप्टर नंबर 13 के पुनरावर्तन में अभी हमने दो प्रश्न देखे, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर। तो इन दोनों में से एक प्रश्न आएगा तो कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का। पर 13वें चैप्टर में से दो प्रश्न पूछता है 4 नंबर का, तो यहाँ पर हमको दूसरे भी प्रश्न करने पड़ेंगे। तो दूसरे प्रश्न में जैसे कि एक प्रश्न हम पढ़ेंगे कि डीसी धारा और एसी धारा के बीच में अंतर। तो देखो यहाँ पर डीसी धारा और एसी धारा के बीच में क्या पढ़ना है, हमको अंतर पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको याद रखने का कि डीसी धारा को डायरेक्ट करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं, और एसी धारा को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखने का कि डीसी धारा को डायरेक्ट करंट कहते हैं, एसी धारा को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अच्छा, डीसी धारा किसको कहते हैं, तो जिस विद्युत धारा का मूल्य या तो जिस विद्युत धारा का जो विद्युत धारा एक ही दिशा में क्या होती है, बहती है, तो उसे बोलते हैं डीसी धारा। तो जो विद्युत धारा एक ही दिशा में क्या होती है, बहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डीसी धारा। आपको याद रखने का कि जो विद्युत धारा एक ही दिशा में क्या होती है, बहती है, उसे बोलते हैं क्या, डीसी धारा। और जो विद्युत धारा निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा क्या करती है, बदलती है, अपनी दिशा क्या करती है, बदलती है, तो उसको बोलते हैं एसी धारा। क्या बोलते हैं इसको, एसी धारा कहते हैं। तो जो विद्युत धारा एक ही दिशा में बहती है उसे डीसी धारा कहते हैं, और जो विद्युत धारा निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा क्या करती है, बदलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसी धारा। अब डीसी धारा जो है, तो डीसी धारा का उत्पादन, तो डीसी धारा का जो उत्पादन है वो महंगा और कठिन होता है। तो आपको याद रखने का कि डीसी धारा का उत्पादन महंगा और कठिन होता है, एसी धारा का उत्पादन सस्ता और सरल होता है, सस्ता और सरल होता है, सस्ता और कैसा होता है, सरल होता है। एसी धारा को, एसी मैंने कहा डीसी धारा का उत्पादन महंगा और कठिन होता है, एसी धारा का उत्पादन सस्ता और सरल होता है। अच्छा, डीसी धारा को अगर तार के द्वारा दूर तक ले जाओगे तो बिजली का व्यय अधिक होता है, बिजली का व्यय अधिक होता है। एसी धारा को तार के द्वारा दूर तक ले जाओगे तो बिजली का व्यय कम होता है। तो आपको ये याद रखने का डीसी और एसी धारा के बीच में अंतर। तो डीसी धारा को लिखने का कि डीसी धारा को डायरेक्ट करंट कहते हैं, एसी धारा को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जो विद्युत धारा एक ही दिशा में क्या होती है, बहती है, उसे डीसी धारा कहते हैं। और जो विद्युत धारा निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा क्या करती है, बदलती है, तो उसको बोलते हैं एसी धारा। डीसी धारा का उत्पादन महंगा और कठिन होता है, एसी धारा का उत्पादन सस्ता और सरल होता है। डीसी धारा को तार के द्वारा दूर तक ले जाया जाए तो बिजली का वेग कैसा होता है, अधिक। एसी धारा को तार के द्वारा दूर तक ले जाओ तो बिजली का वेग कैसा होता है, कम होता है। अब कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछेगा, अर्थिंग वायर किसे कहते हैं, अर्थिंग वायर। अच्छा, अर्थिंग वायर को भूसंपर्क वायर भी बोलते हैं, भूसंपर्क वायर। तो देखो यहाँ पर अर्थिंग वायर बोले या तो भूसंपर्क वायर किसे कहते हैं। तो आपको याद रखने का घर के पास गहरे गड्ढे में धातु की प्लेट के साथ जुड़े वायर को अर्थिंग वायर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
वायर कहते हैं। तो आपको याद रखिएगा, घर के पास गहरे गड्ढे में धातु की प्लेट के साथ जुड़े वायर को अर्थिंग वायर कहते हैं। कौन सा वायर कहते हैं? अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर पर हरे रंग का आवरण होता है, हरे रंग का आवरण होता है। तो अर्थिंग वायर पर हरे रंग का क्या होता है? आवरण होता है। जब हम धातु से बने साधनों के साथ क्या करते हैं? काम, जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत पंखा, ये सब धातु के बने क्या है? साधन। तो ऐसे साधन के साथ जब हम क्या करते हैं? काम, तो हमको करंट लगने का क्या रहता है? भय। लेकिन अगर ऐसे साधनों के साथ हमने क्या जोड़ा है? अर्थिंग वायर, तो किसी भी प्रकार का करंट उत्पन्न होकर जब साधन पर आएगा तो वो करंट इस अर्थिंग वायर के द्वारा जमीन में चला जाता है और हमको करंट लगने का भय कैसा हो जाता है? कम। इसलिए हम अर्थिंग वायर को जोड़ते हैं। तो आपको लिखने का, घर के पास गहरे गड्ढे में धातु की प्लेट के साथ जुड़े वायर को अर्थिंग वायर या भू संपर्क वायर कहते हैं। अर्थिंग वायर पर हरे रंग का क्या होता है? आवरण। जब हम धातु के बने साधन के साथ काम करते हैं, जैसे कि विद्युत इस्त्री, विद्युत पंखा, विद्युत टोस्टर, तो हमको करंट लगने का क्या रहता है? भय। लेकिन अगर ऐसे साधनों के साथ हमने क्या जोड़ा है? अर्थिंग वायर, तो किसी भी प्रकार का जब करंट उत्पन्न होकर साधन पर आता है तो वो करंट अर्थिंग वायर के द्वारा जमीन में चला जाता है और हमको करंट लगने का भय क्या होता है? कम हो जाता है। इसलिए हम अर्थिंग वायर को जोड़ते हैं। दूसरा आता है हमारा, ऐसा प्रश्न पूछेगा, घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ। तो देखो, अगर घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में पूछे, डायग्राम बनाकर क्या करिए? समझाइए। तो आपको लिखने का कि पावर स्टेशन में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। पावर स्टेशन में विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो पावर स्टेशन से विद्युत धारा बिजली के खंभे द्वारा, बिजली के खंभे द्वारा और केबल के द्वारा, केबल के द्वारा, यानी किसके द्वारा? तार के द्वारा हमारे घर तक पहुंचती है, हमारे घर तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है? घर तक। तो पावर स्टेशन में विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है और बिजली के खंभे और तार के द्वारा हमारे कहाँ तक पहुंचती है? घर तक पहुंचती है। अब पावर स्टेशन से जो विद्युत धारा आती है वो सबसे पहले कहाँ आती है? मेन फ्यूज में, मेन फ्यूज में आती है। तो पावर स्टेशन से जो विद्युत धारा आती है वो मेन फ्यूज में आती है। डीपी होती है, डीपी, उसमें मेन फ्यूज होता है, तो वहां पर आती है। फिर मेन फ्यूज में से, मेन फ्यूज में से मीटर के द्वारा, मीटर के द्वारा, मीटर के द्वारा घर में प्रवेश करती है। घर में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो मीटर के द्वारा कहाँ प्रवेश करती है? घर में। और फिर मीटर में से ये विद्युत धारा बराबर कहाँ जाती है? तो मेन स्विच बोर्ड में, मेन स्विच बोर्ड में जाती है, मेन स्विच बोर्ड में जाती है। अच्छा, मेन स्विच बोर्ड में अलग अलग परिपथ के अलग अलग क्या होते हैं? फ्यूज। अलग अलग विद्युत परिपथ के अलग अलग क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। अलग अलग परिपथ के अलग अलग विद्युत परिपथ के अलग अलग क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। अब क्या करते हैं कि फिर हम वायर के द्वारा, वायर के द्वारा विद्युत धारा को घर के परिपथ के साथ क्या करते हैं? जोड़ दिया जाता है। घर के परिपथ के साथ क्या करते हैं? वायर के द्वारा क्या करते हैं? जोड़ दिया जाता है। तो ये था हमारा घरेलू विद्युत परिपथ। पावर स्टेशन में विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। बिजली के खंभे और केबल यानी तार के द्वारा हमारे कहाँ पहुँचती है? घर तक। पावर स्टेशन से जो विद्युत धारा आती है वो सबसे पहले कहाँ आती है? मेन फ्यूज में, बराबर, यानी डीपी में आती है। फिर मेन फ्यूज में से मीटर के द्वारा हमारे घर में प्रवेश करती है। फिर मीटर में से विद्युत धारा मेन स्विच बोर्ड में जाती है। मेन स्विच बोर्ड में अलग अलग विद्युत परिपथ के अलग अलग फ्यूज होते हैं। अब क्या करते हैं कि फिर वायर के द्वारा विद्युत धारा को घर के परिपथ के साथ क्या करते हैं? जोड़ दिया जाता है। अब क्या करते हैं कि विद्युत धारा का उपयोग करने के लिए हम 3 वायर का उपयोग करते हैं। कितने वायर का? एक होता है लाल वायर, कैसा वायर? दूसरा होता है काला वायर,
तीसरा हरा वायर। अब लाल वायर में क्या होता है, विद्युत धारा बहती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक वायर। क्या बोलते हैं, धनात्मक वायर कहते हैं, यानी पॉजिटिव वायर कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो लाल वायर में विद्युत धारा बहती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक वायर यानी पॉजिटिव वायर कहते हैं। और क्या होता है, काले वायर में, काले वायर में विद्युत धारा नहीं बहती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक वायर। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक वायर कहते हैं, जिसको बोलते हैं नेगेटिव वायर। क्या बोलते हैं, अथवा न्यूट्रल वायर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। और फिर तीसरा आता है हरा वायर, तो हरे वायर को बोलते हैं अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर कहते हैं। तो विद्युत धारा का उपयोग करने के लिए कितने वायर का उपयोग करते हैं, 3। लाल वायर को बोलते हैं धनात्मक वायर यानी पॉजिटिव वायर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर विद्युत धारा बहती है, इसलिए इसको जीवंत वायर भी बोलते हैं, लाइव वायर। क्या बोलते हैं, लाइव वायर। काले वायर में क्या होता है, विद्युत धारा नहीं बहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक वायर, अथवा क्या बोलते हैं, नेगेटिव वायर, अथवा न्यूट्रल वायर कहते हैं। और हरे वायर को क्या बोलते हैं, अर्थिंग वायर। क्या बोलते हैं, तो घरेलू विद्युत परिपथ पूछे तो आपको इतना लिखना रहता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में पूछे तो आपको इतना लिखना रहता है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ऐसा पूछता है, लघु पथन और अति भारण। देखो, लघु पथन और अति भारण, लघु पथन को बोलते हैं क्या, शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। और अति भारण को बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो आपको बोले कि लघु पथन अथवा तो अति भारण पर क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। तो आपको लिखने का क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, जब परिपथ में क्या होता है, धनात्मक वायर और ऋणात्मक वायर क्या होते हैं, मिलते हैं। क्या होते हैं, मिलते हैं। तो क्या होता है, लघु क्या होता है तब, तो उसको बोलते हैं अति भारण। क्या बोलते हैं, अति भारण कहते हैं। अति भारण यानी क्या बोलते हैं उसको, ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं इसको, ओवरलोडिंग कहते हैं। तो लिखने का, जब परिपथ में धनात्मक और ऋणात्मक वायर क्या होते हैं, मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अति भारण। अति भारण यानी क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। अब क्या होता है कि जब अति भारण होता है तो क्या होता है कि परिपथ के कुल प्रतिरोध का मान घट जाता है। कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाता है। तो परिपथ के कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण परिपथ में से अधिक विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। अधिक विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। परिपथ में से अधिक विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, जिससे क्या होता है कि अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिक ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। अधिक ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो जिस जगह पर धनात्मक ऋणात्मक वायर क्या होते हैं, मिले होते हैं, उस जगह पर क्या होता है कि चिंगारी उत्पन्न होती है। चिंगारी उत्पन्न होती है, और चिंगारी उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि आग लगने की संभावना रहती है। आग लगने की क्या होती है, संभावना रहती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लघु पथन। क्या बोलते हैं इसको, लघु पथन अथवा शॉर्ट सर्किट कहते हैं। लघु पथन को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। फिर से देखो यहाँ पर, जब परिपथ में धनात्मक और ऋणात्मक वायर क्या होते हैं, मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अति भारण अथवा ओवरलोडिंग कहते हैं। जब परिपथ में अति भारण या ओवरलोडिंग होता है तो परिपथ में से अधिक विद्युत धारा, तो परिपथ के कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाता है। यानी आर का मान क्या होता है, घट जाता है, जिससे परिपथ में से अधिक विद्युत धारा यानी आई बहने लगता है। ज्यादा विद्युत धारा क्या होती है, बहने लगती है, जिससे परिपथ में अधिक क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा ऊर्जा।
क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा। और जिस जगह पर धनात्मक ऋणात्मक आयन मिले होते हैं वहां पर क्या उत्पन्न होती है? चिंगारी। चिंगारी उत्पन्न होती है और आग लगने की क्या होती है? संभावना रहती है। तो इसको बोलते हैं क्या? लघु पथन या तो शॉर्ट सर्किट कहते हैं। कभी कभी आपको पूछेगा फ्यूज के बारे में टिप्पणी लिखो। किसके बारे में टिप्पणी लिखो? फ्यूज के बारे में क्या लिखना है आपको? टिप्पणी। तो देखो यहाँ पर फ्यूज के बारे में टिप्पणी लिखनी है। तो देखो फ्यूज में क्या होता है? तो फ्यूज क्या है? विद्युत धारा की, विद्युत धारा के तापीय असर, तापीय असर अथवा ऊष्मीय असर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्यूज क्या होता है कि विद्युत धारा के तापीय अथवा तो ऊष्मीय असर के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। अब क्या होता है कि फ्यूज में क्या होता है? तो फ्यूज चीनी मिट्टी में से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? चीनी मिट्टी में से बनाया जाता है। तो फ्यूज किससे बनाते हैं? चीनी मिट्टी में से। तो फ्यूज चीनी मिट्टी में से बनाया जाता है। अब क्या होता है कि फ्यूज में धातु की दो प्लेट होती है। ये धातु की दो क्या होती है? प्लेट। तो धातु की दो प्लेट होती है और धातु की दो प्लेटों को जोड़ने के लिए कम गलनांक वाले धातु के वायर का उपयोग किया जाता है। कम गलनांक वाले धातु के वायर का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आपको लिखने का फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के तापीय अथवा ऊष्मीय असर के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज में क्या होता है कि चीनी मिट्टी में से बनाया जाता है। फ्यूज किससे बनाया जाता है? चीनी मिट्टी में से। फ्यूज में धातु की दो क्या होती है? प्लेट। धातु की दो प्लेटों को जोड़ने के लिए कम गलनांक वाले धातु के वायर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लेड अथवा लेड प्लस स्टील का उपयोग किया जाता है। अब क्या होता है कि जब परिपथ में बड़ा लघु पतन अथवा क्या होता है? अति भारण, यानी क्या होता है कि बड़ा ओवरलोडिंग अथवा क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, तो परिपथ में से अधिक विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, जिसके कारण अधिक ऊष्मा ऊर्जा यानी गर्मी पैदा होती है। और उस गर्मी के कारण ये फ्यूज का वायर जो है वो गलकर क्या होता है? टूट जाता है, जिससे परिपथ में से बहने वाली विद्युत धारा बंद हो जाती है और हमारे कीमती साधन सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हम घर में फ्यूज को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। एंड इसलिए फ्यूज को सुरक्षा का साधन कहते हैं। सुरक्षा का क्या बोलते हैं? साधन। तो आपको बोले फ्यूज पर टिप्पणी लिखो तो आपको इतने सारे पॉइंट लिखने हैं। फ्यूज विद्युत धारा के तापीय अथवा ऊष्मीय असर के सिद्धांत के साथ क्या करता है? कार्य करता है। फ्यूज चीनी मिट्टी में से बनाया जाता है। फ्यूज में धातु की दो क्या होती है? प्लेट। धातु की दो प्लेटों को जोड़ने के लिए कम गलनांक वाले धातु के वायर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लेड अथवा लेड प्लस स्टील का मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। जब परिपथ में क्या होता है? अति भारण अथवा क्या होता है? लघु पतन यानी ओवरलोडिंग या क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, तो परिपथ में से अधिक विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, जिसके कारण अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और फ्यूज का वायर गलकर क्या होता है? टूट जाता है, जिससे परिपथ में से बहने वाली विद्युत धारा क्या होती है? बंद हो जाती है और हमारे कीमती साधन क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। इसलिए घर में हम फ्यूज को श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं? जोड़ते हैं और फ्यूज को सुरक्षा का क्या बोलते हैं? साधन। इस चैप्टर में से एक लास्ट प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि विद्युत का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो देखो यहाँ पर विद्युत का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो विद्युत का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो नंबर 1, परिपथ में धनात्मक और ऋणात्मक वायर नहीं मिलने चाहिए। पहला सावधानी ये रखनी चाहिए कि परिपथ में धनात्मक और ऋणात्मक वायर नहीं मिलने चाहिए। नंबर 2 तार पर का अवाहक आवरण कटा नहीं होना चाहिए। तार पर का अवाहक आवरण कटा नहीं होना चाहिए। तो तार पर का अवाहक आवरण नहीं होना चाहिए। नंबर 3, परिपथ में वायरों के सभी जोड़ान मजबूती से करने चाहिए। परिपथ में वायरों के सभी जोड़ान मजबूती से करने चाहिए। हो सके तो हर साधन के साथ अर्थिंग वायर जोड़ना चाहिए। विद्युत के साथ काम करते समय हाथों में रबर के मोजे और पैरों में रबर के जूते पहनने चाहिए। गीले हाथ से स्विच प्लग को स्पर्श नहीं करना चाहिए।
गीले हाथ से स्विच प्लग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये सब सावधानी रखेंगे तो कभी कोई दुर्घटना घटेगी नहीं। तो आपको बोले विद्युत का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, गीले हाथ से स्विच प्लग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 2, तब परिपथ में धनात्मक और ऋणात्मक वायर मिलने नहीं चाहिए। नंबर 3, तार पर का अवाहक आवरण कटा नहीं होना चाहिए। तार पर का अवाहक आवरण कटा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, परिपथ में वायरों के सभी जोड़ान मजबूती से करने चाहिए। परिपथ में वायरों के सभी जोड़ान किससे करने चाहिए? मजबूती से। हो सके तो हर साधन के साथ अर्थिंग वायर जोड़ना चाहिए। विद्युत के साथ काम करते समय हाथों में रबर के मोजे और पैरों में रबर के जूते पहनने चाहिए।